दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो ITI के फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट होता है उसके अंदर एक चैप्टर आता है ऊष्मा, और ब्रेकअप ऑफ सिलेबस के अंदर वो 18वें वीक के अंदर आता है। तो ये 18वें वीक के अंदर ऊष्मा से रिलेटेड जो चैप्टर है उसका मैं वीडियो आपको बना करके दिखा रहा हूँ। और इससे पहले मैं निमी की किताब में से भी इस चैप्टर का वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंतर उसकी लैंग्वेज में नज़र आएगा, क्योंकि निमी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कठिन होती है और जिस किताब से मैं पढ़ाता हूँ वो लैंग्वेज आपको बिल्कुल सरल लगेगी। तो दोनों को आप अगर पढ़ लेंगे और देख लेंगे तो आपको ऊष्मा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि हमारा चैप्टर है ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में हीट कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है जिसमें हमें गर्मी या ठंड का अनुभव होता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा ली जाती है तो वस्तु की अवस्था में अंतर और तापक्रम में अंतर व आयतन में अंतर आ जाता है। प्रत्येक वस्तु में अणु गति करते रहते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो अणुओं की गति बढ़ जाती है तथा जब वस्तु को ठंडा किया जाता है तो अणुओं की गति कम हो जाती है। ऊष्मा की इकाई, यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की मुख्यतः 3 प्रकार की इकाइयां होती हैं। पहली होती है कैलोरी। 1 ग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि अगर हम पानी का 1 ग्राम पानी लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो उसके लिए हमको जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो 1 कैलोरी के बराबर होगी। दूसरा है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसको हम CHU भी कह सकते हैं। 1 पौंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट या 1 CHU कहते हैं। यहाँ पर 1 CHU के बराबर 453.6 कैलोरी होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 पौंड का मान जो है वो 453.6 ग्राम होता है, जो कि हमारी कैलोरी में हम 1 ग्राम पानी लेते हैं और यहाँ हम 1 पौंड पानी ले रहे हैं, इसलिए 1 ग्राम से ये 453.6 गुना अधिक होने की वजह से 1 CHU का मान जो है 453.6 कैलोरी होता है। तीसरा है हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको BTHU कहते हैं। 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट या 1 BTHU कहते हैं। यहाँ पर 2 इकाइयों के बीच में रिलेशन दे रखा है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है, जबकि 1 CHU बराबर 1.8 BHU होता है। अगर हम 453.6 में यदि हम 453.6 कैलोरी के अंदर जब 252 कैलोरी का भाग देंगे तो हमारे पास 1.8 BTHU आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है तापक्रम यानी कि टेम्परेचर। किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के माप को तापक्रम कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के तापमान से वस्तु के गर्म होने या ठंडे होने का अनुमान लगाया जाता है। किसी वस्तु के तापमान को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। डिग्री तापमान की इकाई होती है। तापमान नापने के पैमाने, स्केल ऑफ टेम्परेचर। तापमान नापने के 3 पैमाने होते हैं। पहला सेंटीग्रेड पैमाना। मीट्रिक प्रणाली में तापमान की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पैमाने में वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उबाल बिंदु 100 डिग्री होता है। 0 डिग्री से 100 डिग्री के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त एक भाग जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। ब्रिटिश प्रणाली में तापमान की इकाई डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस पैमाने में वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जमाव बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उबाल बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंतर को 180 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त एक भाग जो है हमारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। तीसरा होता है हमारा र्यूमर पैमाना।
इस प्रणाली में वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जो जमाव बिंदु है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री र्यूमर तथा उबाल बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। 0 से 80 डिग्री र्यूमर के अंतर को 80 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त एक भाग जो है 1 डिग्री र्यूमर कहलाता है। अतः तीनों पैमानों का संबंध निम्न प्रकार होगा: C/100 F-32/180 और R/80, या अगर हम 20-20 से तीनों को काट दें तो हमारा आएगा C/5 F-32/9 और R/4। तो यहाँ पर तीनों पैमाने दे रखे हैं, यहाँ ये 0 है तो यहाँ ये 32 है और यहाँ पे ये फिर से 0 है, इसीलिए फ़ारेनहाइट के पैमाने में हम F-32 लाते हैं जिससे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ये बराबर से शुरू हो। अगला बिंदु है क्वथनांक, जिसको हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस तापमान पर कोई द्रव्य गैस में बदलने लगता है उस तापक्रम को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है, अगर पानी को गर्म किया जाता है और 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी से भाप में बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमारे को जल का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई गैस द्रव में पिघलता है या कोई द्रव ठोस में जमने लगता है तो उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान और ऊष्मा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर यह ऊष्मा की अवस्था गर्म या ठंडा होना बताता ही है, जबकि ऊष्मा जो है ये पदार्थ की ऊर्जा होती है। तापमान इसकी इकाई डिग्री होती है, ऊष्मा इसकी इकाई कैलोरी होती है। तापमान को थर्मामीटर से नापा जाता है, ऊष्मा कैलोरीमीटर से नापी जाती है। चौथा पॉइंट, ऊष्मा तापमान के लिए ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होने पर भी दो वस्तुओं का तापमान एक हो सकता है। ऊष्मा में किसी वस्तु को गर्म करने पर तापमान बढ़ने या नहीं बढ़ने पर भी उसकी ऊष्मा की मात्रा जरूर बढ़ती है। तापमान दो वस्तुओं के अलग अलग तापमानों को जोड़कर मिश्रण का तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि ऊष्मा में दो वस्तुओं की ऊष्मा की मात्राओं को जोड़कर उसकी कुल ऊष्मा निकाली जा सकती है। तो ये एक डिफरेंस होते हैं, 5 डिफरेंस टेम्परेचर और ऊष्मा के अंदर। उसके बाद एक केल्विन पैमाना, ताप का वह मान जिसको गैस के शून्य आयतन पर शून्य मानकर बनाया जाता है ताप का केल्विन तापमान कहलाता है। इस तापमान पर पानी का जमाव बिंदु 273 डिग्री केल्विन तथा उबाल बिंदु 373 डिग्री केल्विन होता है। इसके अंतर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग को 1 डिग्री केल्विन कहा जाता है। इसलिए डिग्री केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। ऊष्मा के साधन, सोर्स ऑफ हीट। दुनिया में ऊष्मा के बहुत सारे साधन हैं जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है, जैसे सूर्य, विद्युत, दहन, घर्षण द्वारा, भूमिगत ऊष्मा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, परमाणु ऊर्जा द्वारा इत्यादि। ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट। किसी वस्तु पर ऊष्मा के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे तापमान में बढ़ोतरी, राइज इन टेम्परेचर, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, रूप में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और प्रकाशीय प्रभाव, लाइट इफेक्ट्स इत्यादि। तो ये हमारा एक सवाल बन जाता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे चेंज इसके अंदर ऊष्मा की वजह से होते हैं। तो 4 में से 3 ये आ सकते हैं, एक चौथा अलग कोई दे सकता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का प्रभाव कौन सा नहीं है, या कोई 4 में से 3 ऐसे दे दे जिसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता और चौथा हमारा इनमें से कोई दे दे। तो ये हमारा एक निम्बी का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। या किसी वस्तु के m ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है तथा पानी के m ग्राम तापमान
1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, दोनों के अनुपात को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई J/Gk या J/Gc होती है, जहां K केल्विन के लिए और C सेंटीग्रेड के लिए है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। अतः पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा बराबर पदार्थ की m ग्राम तापमान m ग्राम मात्रा का टेम्परेचर, पदार्थ की m ग्राम मात्रा का तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा बटे पानी की m ग्राम मात्रा का तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा का अनुपात होता है। यहाँ कुछ पदार्थों को विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है, जिसमें एल्युमिनियम की 0.22, लोहे की 0.12, तांबे की 0.1, पारे की 0.03, प्लेटिनम की 0.03 और जल की जो है 1 विशिष्ट ऊष्मा होती है, जिसको हम स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। ऊष्मा की मात्रा। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा या उससे ली गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। यदि पदार्थ का द्रव्यमान m ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा s तथा तापमान में अंतर डेल्टा t हो तो पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा होगी m s डेल्टा t। ऊष्मा धारिता, थर्मल कैपेसिटी। किसी पदार्थ का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहते हैं। अतः m ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसकी ऊष्मा की मात्रा m गुणा s कैलोरी होगी। अतः पदार्थ की ऊष्मा धारिता Q जो है m इंटू s कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको करने पड़ेंगे। जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट। किसी पदार्थ का जल तुल्यांक पानी की वह मात्रा है जिसका तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। माना किसी पदार्थ की मात्रा m ग्राम है तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा s है, तो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान m इंटू s होगा, जहां ऊष्मा की समान मात्रा पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएगी। अतः पदार्थ का जो जल तुल्यांक होता है वो m इंटू s ग्राम के बराबर होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान, इंटरचेंज ऑफ हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊष्मा का विशेष गुण यह होता है कि यह अधिक तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर प्रवाहित होती है। यदि किसी ठोस को गर्म करके ठंडे पानी में डाला जाए तो ऊष्मा गर्म ठोस पदार्थ से ठंडे पानी में दोनों के एक समान तापमान होने तक स्थानांतरित होती रहेगी। इस प्रकार दोनों का एक समान तापमान होने तक गर्म ठोस पदार्थ ऊष्मा देता रहेगा तथा ठंडा पानी ऊष्मा लेता रहेगा। इसे ही ऊष्मा का आदान प्रदान कहते हैं, जिसे ऊष्मा के संरक्षण सिद्धांत से भी जाना जाता है। अतः दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा m1s1t1 बराबर m2s2t2, जहां m1s1 और t1 अधिक तापमान वाले पदार्थ की मात्रा, उसकी विशिष्ट ऊष्मा और तापमान में अंतर है। इसी प्रकार m2s2t2 कम तापमान वाले पदार्थ की मात्रा, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान में अंतर है। इसके बाद जो हमारा विशिष्ट ऊष्मा की कैलकुलेशन की जाती है या उसका प्रैक्टिकल किया जाता है तो वो कैलोरीमीटर से किया जाता है। कैलोरीमीटर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा व जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए काम में आता है। यह तांबे का एक बेलनाकार पात्र होता है। इसे काम में लेते समय चारों ओर से ऊष्मारोधी कर दिया जाता है। ऊष्मारोधी का मतलब होता है कि अंदर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ सकती। पात्र में जल को हिलाने के लिए एक तांबे का बिडोलक काम में लिया जाता है। पात्र में जल को हिलाने के लिए एक तांबे का बिडोलक काम में लिया जाता है। बिडोलक का मतलब कलछी होती है, जिसको कि चमचा भी कह सकते हैं हम। बेलनाकार बर्तन को लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता है। इस ढक्कन में थर्मामीटर तापमान को देखने के लिए लगाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
किसी पदार्थ को बिना तापमान बदले, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी पदार्थ को बिना तापमान बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो सेम रहता है, लेकिन वो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बर्फ से वो पानी में बदल जाती है जब हम उसको 80 कैलोरी ऊष्मा देते हैं। इसी प्रकार अगर आपको पानी से बर्फ में बदलना है, उस कंडीशन में भी टेम्परेचर हमारा 0 से 0 ही रहेगा, लेकिन उसमें से 80 कैलोरी बाहर निकालने पर वो पानी से बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा जल में से निकाली जाती है। गुप्त ऊष्मा की इकाई कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला पॉइंट है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसी द्रव को बिना तापमान बदले द्रव्य से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः पानी की वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम वाष्प को पानी की अवस्था में लाने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। गुप्त ऊष्मा को L से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी इकाई को कैलोरी प्रति ग्राम में प्रकट करते हैं। अगला जो पॉइंट है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लें। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं। चालन, जिसको कंडक्शन कहते हैं, संवहन, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, तथा तीसरा होता है विकिरण, जिसको रेडिएशन कहते हैं। पहला, चालन, कंडक्शन। जिस विधि से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारस्परिक अणुओं द्वारा होता है, चालन विधि कहलाती है। इस विधि में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाले कण से अपने निकट के निम्न ताप वाले कणों को स्थानांतरित हो जाता है। निम्न ताप वाले कणों को स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण, जब एल्युमिनियम की छड़ को एक सिरे से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करते हैं तो ऊष्मा छड़ के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर एक अणु से दूसरे अणु के माध्यम से धीरे धीरे पहुंच जाती है और पहला सिरा जो ठंडा था गर्म होने लगता है और लास्ट में जाकर के आपको दूसरा सिरा भी थोड़ी देर बाद गर्म होने लग जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण है वो चालन द्वारा ही होता है। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। जिस विधि में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं द्रव के अणुओं द्वारा ऊष्मा लेकर चले जाने व उनके स्थान पर ठंडे अणु आ जाने से होता हो, संवहन विधि कहलाती है। उदाहरण, जब पानी को गर्म किया जाता है तो नीचे से पानी के अणु गर्म तथा हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, वह उनके स्थान पर ऊपर से ठंडे अणु नीचे जाते हैं। उनके स्थान पर ठंडे और भारी अणु नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार पानी के ठंडे अणु नीचे से ऊष्मा लेकर तथा हल्के होकर ऊपर आते रहते हैं और ऊपर से भारी व ठंडे अणु नीचे जाते रहते हैं। इस प्रकार
पूरा पानी जो है गर्म हो जाता है। तीसरा है विकिरण। जिस विधि में ऊष्मा के संचरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा का विकिरण या किरणों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, विकिरण कहलाती है। जैसे सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। अग्नि से दूर बैठे व्यक्ति तक गर्मी जो है विकिरण विधि से ही पहुंचती है, इत्यादि। तो आपने देखा कि किस तरह से ये हमारा ऊष्मा का जो संचरण या ट्रांसमिशन 3 विधियों द्वारा ही होता है। थर्मामीटर। साधारण तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर कैपिलरी ट्यूब, जो एक पतली ट्यूब होती है तथा जिसके एक सिरे पर छोटा बल्ब या दूसरे सिरा जिसके एक सिरे पर छोटा बल्ब तथा दूसरा सिरा सीलबंद होता है, से बना होता है। कैपिलरी ट्यूब में पारा भरा होता है। जब किसी गर्म वस्तु या तरल पदार्थ से थर्मामीटर को संपर्क में लाया जाता है तो थर्मामीटर के अंदर भरा पारा गर्मी पाकर तथा फैलकर ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। तापमान को पढ़ने के लिए ट्यूब पर बने पैमाने का उपयोग किया करते हैं। थर्मामीटर में तरल पदार्थ के रूप में मुख्यतः पारे का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। और पारे के गुण, एडवांटेज ऑफ मरकरी। पारे का दैर्ध्य प्रसार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एक समान बना रहता है। इसका अर्थ सभी तापमानों पर पारे का फैलाव एक समान बना रहता है। पारा कांच की ट्यूब से चिपकता नहीं है। पारा ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। पारे के विशेष रंग के कारण इसे ट्यूब में आसानी से पढ़ा जा सकता है और पारा शुद्ध अवस्था में ही पाया जाता है। इस वजह से पारे को हम थर्मामीटर में ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं। लेकिन पारे में कुछ दोष भी होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी। पारे का जमाव बिंदु -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः -39 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमानों को इससे नहीं नापा जा सकता है। पारे का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः इससे उच्च तापमान पर भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधिक तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह थर्मोकपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भट्टियों के तापमान मापने के लिए काम में आता है। और पायरोमीटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर और दूसरा होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर, यह थर्मोकपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब 2 विभिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट बनाते हैं तथा इस परिपथ के दोनों जोड़ों को भिन्न भिन्न तापक्रम पर रखते हैं तो विद्युत वाहक बल EMF के कारण परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे गैल्वेनोमीटर पर देखकर भट्टी के ताप को माप लिया जाता है। 2 धातुओं से बना यह प्रबंध ताप युग्म यानी कि थर्मोकपल कहलाता है। इसमें एक जोड़ को वेल्ड करके पोरोसिलेन या सिलिकॉन पाइप में बंद करके भट्टी के अंदर रखा जाता है तथा दूसरे जोड़ को पानी में रखा जाता है। इस प्रकार के थर्मामीटर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान नापने के काम में आते हैं तथा ये सस्ता और टिकाऊ भी होता है। तो यहाँ पर हमारा NCVT में सवाल आ सकता है कि वह कौन सा थर्मामीटर है जो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से नाप सकता है। तो वो हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर होता है। इस तापमान के लिए धातुओं को चुनाव नापे जाने वाले तापों की रेंज पर निर्भर करता है। विभिन्न ताप रेंज के लिए निम्न ताप युग्म काम में लाए जाते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक तांबे और लोहे का युग्म, -50 से लेकर के 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक लोहे और कॉन्स्टेंटन का युग्म, -100 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री तक एल्युमिनियम और क्रोमेल मिश्र धातु का युग्म और -200 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लेटिनम व प्लेटिनम रेडियम मिश्र धातु का युग्म का उपयोग किया जाता है।
दूसरा होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। यदि एक विशेष तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के विकिरण के लिए किसी तप्त वस्तु की चमक एक ज्ञात विकिरण स्रोत की चमक के बराबर हो तो उस वस्तु का तापमान स्रोत के तापमान के बराबर होगा। यह तापमान -600 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान नापने के काम में आता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस के बीच विद्युत बल्ब लगा होता है जिसका फिलामेंट ज्ञात विकिरण स्रोत का कार्य करता है। विद्युत परिपथ में लगे फिलामेंट से लेकर बहने वाली धारा का समंजन इस प्रकार किया जाता है कि गर्म वस्तु को चमक या फिलामेंट के चमक के बराबर हो जाए। जब यह चमक बराबर हो जाती है तब इस स्थिति में धारा का माप परिपथ में लगे मिली एमीटर्स में आता है जिसका अंशांकन सीधे ही ताप पढ़ने के लिए किया जाता है। तो आज ये वीडियो यहीं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर ठोस पदार्थ का प्रसार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पे मिलते रहें जो आपके ITI के वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स को पूरा करता हुआ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।